एक नज़र में क्लास 10th का सारा टॉपिक जो महत्वपूर्ण हैं, जो बोर्ड में पूछे जा रहे हैं, उन सब का एक एक करके एनालिसिस करेंगे, डिटेल जानेंगे और उसके बाद उसका प्रश्न और उत्तर को हल करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का चांस बन सके। इसके लिए हम लोग अच्छे से टॉपिक का एनालिसिस करके अध्ययन करेंगे, ध्यान रखेंगे और विजुअलाइज फॉर्म में इसको सीखने का प्रयास करेंगे। बस आप एक बात ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान से इसको देखना है, समझना है और पढ़ना है। इसको और समझने का प्रयास करना है। एक बार में समझ में ना आए, बार बार करके देखिए इसको और समझने का प्रयास करिए, सीखने का प्रयास करिए। तो आज का टॉपिक मैंने चुना है प्रकाश संश्लेषण। इस टॉपिक का वेटेज जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा होता है। प्रकाश संश्लेषण हमारे धरती पर घटने वाला एक महत्वपूर्ण घटना है। इस घटना से पूरे धरती पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं और इस भोजन का प्रयोग खुद के लिए वो करते हैं, साथ ही जितने भी जीव हैं जो उन पर निर्भर करते हैं उन सब के लिए भोजन तैयार करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण जो है एक महत्वपूर्ण घटना है जिसके द्वारा पेड़ पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है? प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे करते क्या हैं कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ से जल को ग्रहण करते हैं और सूर्य से सूर्य के प्रकाश को और पौधे के अंदर पहले से मौजूद जो क्लोरोफिल होता है, इन सब को मिलाकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाशीय ऊर्जा को सोखकर उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है और रासायनिक ऊर्जा में बदलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल को आपस में जोड़ देता है और जोड़ने के बाद ग्लूकोज का निर्माण कर देता है और साथ ही जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन का भी निर्माण करता है। अब इसको अच्छे से परिभाषित कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से कार्बोहाइड्रेट बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और इस दौरान ऑक्सीजन मुक्त होता है। सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें अभिकारक में कार्बन डाइऑक्साइड भाग लेता है और जल भाग लेता है और इन दोनों को मिलने में मदद करता है सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। बनाते हैं ये क्या? ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इसके अलावा एक और उत्पाद बनता है, वो है जल। तो ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का निर्माण करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो घटक हैं वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए। दूसरा, क्लोरोफिल। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा, जल। तो कुल 4 घटक भाग लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। सबसे पहला है सूर्य का प्रकाश जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। दूसरा है क्लोरोफिल जो प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण करता है और उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड जो पत्तियों में उपस्थित स्टोमाटा छिद्र के द्वारा वायु से ग्रहण करता है और उसको कोशिकाओं में पहुंचाने का काम करता है। तीसरा है जल। जल मिट्टी में उपस्थित जड़ के द्वारा जल को अवशोषित करता है और उस जल को जाइलम उत्तक के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। अगर इन चारों घटकों में से कोई एक घटक भी उपस्थित ना हो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं होगी। इसको हम आगे देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझते हैं डायग्राम के द्वारा। ये हमारा पत्ती है और इस पत्ती के अंदर स्टोमाटा
छिद्र मौजूद होता है। इस पत्ती के अंदर स्टोमाटा छिद्र मौजूद है। इस छिद्र के बीच में, इस स्टोमाटा के बीच में बिल्कुल एक छिद्र होता है जिसको हम रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं, और इसके चारों ओर रच्छी कोशिकाएं होती हैं जो इसको सुरक्षा करती हैं। ये दिन के समय में खुला होता है और रात के समय में बंद हो जाता है। तो ये क्लोज्ड भी होता है और ओपन भी होता है। ये रंध्र क्या करेगा, वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करके पत्तियों में पहुंचाएगा। पत्तियों में पहुंचने के बाद ये पत्तियों में पहुंचा देता है। इसके बाद जड़ के द्वारा जाइलम उत्तक को के माध्यम से जल पत्तियों तक पहुंचता है। ये दोनों जब पत्तियों में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद क्लोरोफिल जो पत्तियों में पहले से मौजूद होता है, ये हरे रंग का वर्णक है जो पत्तियों का रंग हरा करता है, जो हरित लवक के अंदर पाया जाता है। ये सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है और प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। इस तरह से प्रकाशीय ऊर्जा जब रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ये जोड़ने में सहायता करता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में जुड़ जाते हैं तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का निर्माण होता है, और इस तरह से ग्लूकोज बन जाता है, और यही ग्लूकोज पोषण का मुख्य आधार होता है। इसीलिए पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से इसी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, और इस कार्बोहाइड्रेट को अपने को चलाने के लिए उपयोग करते हैं, और जो बच जाता है उस बचे हुए भाग को स्टार्च के रूप में संग्रह कर लेते हैं, और वही आगे चलकर फल का रूप ले लेता है, और इसी फल को हम लोग खाकर जीवित रहते हैं। और प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं इन्हीं भोजनों पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण होता है, और इसी ऑक्सीजन को स्टोमाटा छिद्र के द्वारा वायुमंडल में भेज दिया जाता है। ये वायुमंडल में ऑक्सीजन जाकर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, जिस पर हम सभी जीव जंतु निर्भर करते हैं। इसके अलावा जल का भी निर्माण होता है, और इस जल को पेड़ पौधे स्टोमाटा छिद्र के द्वारा ही बाहर निकालते हैं और वायुमंडल में जल की मात्रा को बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे तापमान नियंत्रित होता है और गर्मी कम होती है। यही कारण है कि पेड़ पौधे के नज़दीक गर्मी के दिनों में भी रहने पर हमें ठंडे का एहसास होता है, क्योंकि वहाँ पर जल मौजूद है। आइए अब इसके अलावा समझते हैं इसका महत्व क्या क्या है प्रकाश संश्लेषण का। सबसे पहला, पौधे अपना इसके द्वारा भोजन बनाते हैं। दूसरा, ये वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करने में सहायता होती है। इसके अलावा सभी जीवों के लिए भोजन और ऊर्जा का मूल स्रोत होता है। इसके अलावा खास श्रृंखला की शुरुआत उत्पादकों से ही होती है। एक और बात, आइए समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पाद के रूप में हमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे जरूरी बात कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसके बाद बनने वाले जो पदार्थ होते हैं, वो पहला पदार्थ होता है ग्लूकोज, दूसरा पदार्थ होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा पदार्थ होता है जल। तो ये तीन बनते हैं उत्पाद के रूप में। इन तीनों के बारे में ज़रा ध्यान रखना है। इसके अलावा आते हैं क्लोरोप्लास्ट की संरचना पे। क्लोरोप्लास्ट एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अंगक है पादप कोशिका का। ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है, और कहीं नहीं पादप कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट हरित लवक जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के अंदर होता है क्लोरोफिल वर्णक, जो प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है और उस रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करता है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसके बारे में अगर जाने तो ये दोहरी झिल्ली का होता है बना हुआ, एक बाहरी झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली, एक बाह्य झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली। अगर
इस आंतरिक झिल्ली के अंदर तरल पदार्थ भरे होते हैं जिसको हम ग्रेना अस्ट्रोमा कहते हैं, जिसको हम अस्ट्रोमा कहते हैं। द्रव भरा रहता है जिसे हम अस्ट्रोमा कहते हैं। इसके अंदर सिक्के नुमा संरचना पाई जाती है। उस सिक्के नुमा संरचना को थैलाक्वाइड्स कहते हैं। और जब ये थैलाक्वाइड्स समूह में बदल जाता है तो उस समूह को हम ग्रेनम या ग्रेना कहते हैं। अब ये आपस में अलग अलग समूह बना बना के होते हैं, पर ये एक दूसरे से एक पतली झिल्ली के द्वारा जुड़े होते हैं जिसे हम अस्ट्रोमा लैमली कहते हैं, जिसे हम अस्ट्रोमा लैमली कहते हैं। ये इसको जोड़ने के में सहायक होता है, ये इसके समूह को आपस में जोड़ता है। अस्ट्रोमा लैमली के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसलिए स्ट्रोमा लैमली में अंध अभिक्रिया चलती है, प्रकाश संश्लेषण की अंध अभिक्रिया चलती है, अंध अभिक्रिया चलती है। और थैलाक्वाइड्स एवं ग्रेनम के ऊपर प्रकाशीय अभिक्रिया चलती है। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधों में दो चरणों में संपन्न होता है, एक प्रकाशीय अभिक्रिया और एक अंध अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया प्रकाश के प्रत्यक्ष रूप से होती है और अंध अभिक्रिया प्रकाश के अप्रत्यक्ष रूप से होती है। प्रकाशीय अभिक्रिया दिन के समय में होगी और अंध अभिक्रिया जो है दिन और रात दोनों समय में होगी, जब तक कि रासायनिक ऊर्जा मौजूद हो। अब यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसी भाग में संपन्न होती है इस तरह से। इसके अलावा अभी समझेंगे ग्लूकोज का उपयोग क्या है। ग्लूकोज का उपयोग पहला ऊर्जा प्राप्त करने में सहायक होता है, दूसरा पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होता है, अन्य कार्बनिक पदार्थ बनाने में सहायक होता है, और जो ग्लूकोज बच जाता है उस ग्लूकोज का स्टार्च के रूप में संग्रहण हो जाता है और वही फल का रूप ले लेता है। अब इसके प्रयोग कितना महत्वपूर्ण है प्रकाश पेड़ पौधों में भोजन बनाने के लिए। इसके बिना क्या पेड़ पौधे भोजन बना सकते हैं? तो ये समझते हैं, प्रकाश के बिना पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकते, इसका होना बहुत ही जरूरी है। आइए समझते हैं कैसे। सबसे पहले एक पौधा ले, पौधे के एक दो पत्ती को काले कपड़े से ढक दें, काले कपड़े से ढक दे, बाकी को खुले छोड़ दे और वहां पर प्रकाश आने का माध्यम छोड़ दो। जब यहाँ पे प्रकाश सभी भागों पे पड़ेगा तो जो भाग खुला है उस जगह पे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा और स्टार्च का निर्माण होगा और ये गहरे नीले हो जाएंगे प्रकाश प्राप्त करने के बाद। लेकिन जिस जगह भाग में ढका हुआ भाग है उस जगह पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी और धीरे धीरे वो भाग सफेद हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जिस जगह पे होती है उस जगह पर स्टार्च का निर्माण हो जाता है और वहाँ पे गहरा भाग हो जाता है, और जिस जगह ढका हुआ भाग होता है उस जगह पे बिल्कुल भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती और वो सफेद हो जाता है। तो इस तरह से प्रकाश के बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियां नहीं कर सकती हैं, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा समझते हैं क्लोरोफिल कितना महत्वपूर्ण है प्रकाश संश्लेषण के लिए। क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक है, इसके बिना प्रकाश संश्लेषण क्रिया संभव नहीं है। आइए समझते हैं किस तरह से। पेड़ पौधों की पत्तियों में अगर देखा जाए तो दो जगह भाग, एक हरा भाग दिख रहा है और एक सफेद भाग दिख रहा है। हरा भाग और सफेद भाग में क्या अंतर है? एक हरे भाग में क्लोरोफिल है और सफेद भाग में क्लोरोफिल नहीं है। जब इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो हरे भाग गहरे नीले हो जाते हैं और सफेद भाग वैसा का वैसा ही रह जाता है। इसका मतलब यह है कि इस भाग में, हरे भाग में स्टार्च का निर्माण हुआ है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई है, और सफेद भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई है। तो इसलिए ये प्रमाण देता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें क्लोरोफिल एक आवश्यक पदार्थ है, इसके बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वो है कार्बन
डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी आवश्यक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती। इसीलिए हम जब पौधे के कुछ भाग को ढक कर रखते हैं पट्टी के द्वारा और बाकी भाग को वैसा का वैसा ही छोड़ देते हैं, तो पौधे के साथ, पौधे के पत्तियों के साथ क्या होता है कि जो भाग ढका हुआ है उस भाग में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन नहीं होता है, जिससे पेड़ पौधों के अंदर उस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी और बाकी जो हरा भाग है उन सभी भागों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, जिसके कारण जो सफेद जो ढका हुआ भाग है वो बिल्कुल सफेद हो जाएगा और बाकी भाग जो है वो गहरे नीले हो जाएंगे। तो इस तरह से ये प्रूव होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो है वो है जल। जल के बिना भी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकते हैं और पेड़ पौधे जल के बिना धीरे धीरे करके मर जाएंगे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया संभव नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से हम प्रयोग के द्वारा समझ गए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें 4 कारक की आवश्यकता है। पहला प्रकाश, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है जल। तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए हमें 4 कारकों की आवश्यकता होती है। थोड़ा एक नज़र में हम समीकरण डालते हैं। समीकरण क्या होता है? प्रकाश रासायनिक समीकरण को समझना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो जो पदार्थ भाग ले रहे हैं उन पदार्थों को हम रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे पेड़ पौधों में एक ग्लूकोज का निर्माण होने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु की आवश्यकता होती है और 12 अणु जल की आवश्यकता होती है। जब ये दोनों सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं और साथ ही जल का भी निर्माण करते हैं और इस तरह से उत्पाद के रूप में हमें ग्लूकोज मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है और जल का निर्माण होता है। तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। आइए समझते हैं प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के बारे में। श्वसन क्या है? सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को हम श्वसन करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए पौधों के हरे भाग का होना जरूरी है और ये श्वसन की क्रिया जो है सभी जीवित कोशिकाओं में होती है, जितने भी जीव जंतु हैं सब में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन का उपयोग होता है। ये भोजन का निर्माण करता है, ये भोजन से ऊर्जा प्राप्त करता है, ये ऑक्सीजन मुक्त करता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जल मुक्त करता है। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का पूरा जो टॉपिक है वो क्लियर होता है। अगर आपको किसी प्रकार का इसमें समझने में समस्या हुआ होगा तो आप कमेंट करके हमें बताइए, उसके बाद उस पर विशेष रूप से हम ध्यान देंगे। दूसरा पार्ट में हम जानेंगे प्रकाश संश्लेषण से संबंधित सभी प्रश्नों को और बोर्ड में आने वाले भी प्रश्नों को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।